नमस्कार, मैं रवि एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपका अपना YouTube चैनल साइंस गुरु रवि में। गाइज, आप सभी को पता है 1 फरवरी से रेलवे वाले बच्चों के लिए हमने बायोलॉजी का एक स्पेशल बैच स्टार्ट किया था, जिसमें हम आपको बायोलॉजी के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करवा रहे हैं चैप्टर वाइज। ह्यूमन डिसीज, विटामिन्स, डाइजेस्टिव सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम, इन 4 चैप्टरों के मैं आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन कंप्लीट करवा चुका। फिलहाल अभी हम जिस चैप्टर के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन कर रहे हैं उस चैप्टर का नाम है ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, अर्थात रुधिर परिसंचरण तंत्र। तो सबसे पहले आप चैप्टर का नाम लिख लीजिए। चैप्टर का नाम क्या है भैया? ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, अर्थात रुधिर परिसंचरण तंत्र। मुख्य रूप से इस चैप्टर में हम 3 चीजों के बारे में पढ़ते हैं, ब्लड के बारे में, हार्ट के बारे में और ब्लड वेसल्स के बारे में। इसकी 2 क्लासें कंप्लीट हो चुकी है। अगर आपने पिछली 2 क्लासें नहीं देखी है इस चैप्टर की तो आपको नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा इस बैच का प्लेलिस्ट का, तो वहां से जाकर आप देख सकते हैं। उससे पहले अगर आपने 4 चैप्टर नहीं पढ़े हैं तो भैया वो भी इसी बैच की प्लेलिस्ट में दिए हुए हैं, तो उन चैप्टरों को जाकर आप पढ़ सकते हो। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 11 से। आज की क्लास में सारे के सारे ही जो क्वेश्चन होंगे वो एक ही कॉन्सेप्ट पर आधारित होंगे। तो पहले मैं आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करवाऊंगा और उसके बाद में उससे संबंधित जो आपसे आपके एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है वो सभी क्वेश्चन करवाने वाला हूं। आज की इस क्लास में आपको बहुत कुछ नया सीखने को मिलेगा, इसलिए वीडियो को शुरू से लेकर के एंड तक देखना। चलिए भैया, आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। ये रहा आपकी स्क्रीन के सामने क्वेश्चन नंबर 11। देखिए भैया, ये रहा आपकी स्क्रीन के सामने क्वेश्चन नंबर 11। अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 11 कहता है कि मनुष्यों में सामान्य प्रकुंचन दाब और अनुशीतलन दाब कितना होता है? अब ये प्रकुंचन दाब क्या होता है और अनुशीतलन दाब क्या होता है, इसके बारे में आपको पता होना जरूरी है। ये जो प्रकुंचन दाब होता है इसे कहा जाता है सिस्टोलिक प्रेशर और अनुशीतलन दाब को कहा जाता है डायस्टोलिक प्रेशर। तो आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि मनुष्यों में सामान्यतः सिस्टोलिक प्रेशर और जो डायस्टोलिक प्रेशर है ये कितना होता है। ये आपके ऑप्शन दिए हुए हैं। ऑप्शन नंबर ए है 130 mmHg, फिर 80 mmHg दिया गया है, यानी कि 130 mmHg बटा 80 mmHg। ऑप्शन नंबर बी है 130 mmHg बटा 90 mmHg। ऑप्शन नंबर सी है 120 mmHg बटा 90 mmHg। ऑप्शन नंबर डी दिया गया है 120 mmHg बटा 80 mmHg। ये क्वेश्चन आपसे आरआरबी ग्रुप डी में पूछा गया है 8/9/2022 को। बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? अगर आपको पता है तो अच्छी बात है, नहीं है तो बोर्ड पर देख लीजिए। पहले मैं आपको इसका राइट आंसर बता देता हूं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी ऑप्शन नंबर डी 120 mmHg बटा 80 mmHg। अब ये जो सारी चीजें इस क्वेश्चन में पूछी गई है, इन चीजों को समझने के लिए आपको एक कॉन्सेप्ट याद होना जरूरी है और उस कॉन्सेप्ट का नाम है बीपी, ब्लड प्रेशर, रक्तदाब, रक्तचाप जिसे कहा जाता है। अक्सर हमारे आसपास आपको बहुत सारे ऐसे मरीज मिल जाएंगे जो बीपी के शिकार है। आपने देखा होगा, यार मेरा तो बीपी बढ़ा हुआ है, यार मेरा तो बीपी लो है। सुना है आपने? एक्चुअली में है क्या ये बीपी? भाई है क्या ये ब्लड प्रेशर? इसे रक्तचाप या रक्तदाब भी कहा जाता है हिंदी में। तो आइए समझते हैं बीपी के बारे में। अगर आपने बीपी पूरा कॉन्सेप्ट पढ़ लिया तो यहां से मैं आपको 7 से 8 क्वेश्चन करवाने वाला हूं बीपी से, जो आपके अलग अलग एग्जाम में अलग अलग तरीका से पूछे गए क्वेश्चन है। अगर आप ये पूरे कॉन्सेप्ट को ध्यान से समझते हैं और इससे संबंधित जितने भी मैं आपको क्वेश्चन करवाने वाला हूं वो सारे क्वेश्चन अगर आप अच्छे से समझ लेते हैं तो भैया आज के बाद में आपका बीपी से सिंगल क्वेश्चन भी नहीं छूटेगा, ये मेरी गारंटी है। ठीक है भैया, ओके। तो हेडिंग क्या लगाओगे आप? ब्लड प्रेशर, ब्लड प्रेशर अर्थात रक्तचाप या फिर रक्तदाब कहा जाता है और इसका शॉर्ट फॉर्म क्या होता है? बीपी होता है भैया। क्या होता है? बीपी होता है, जिसके बारे में हमें पढ़ना है। अब ये क्या है तो पहले मैं लिख देता हूं इसकी डेफिनेशन, उसके बाद में आपको समझाता हूं ताकि आपको बहुत अच्छे से समझ में आए।
इसकी डेफिनेशन होती है कि रक्त के, लिख लो आप भी, रक्त के बहाव के कारण, रक्त के बहाव के कारण आयोटा और धमनी की दीवारों पर, धमनी की दीवारों पर पड़ने वाला दाब रक्त दाब कहलाता है। क्या कहलाता है? रक्त दाब कहलाता है भैया, या रक्तचाप कह दीजिए भैया, या फिर बीपी कह दीजिए, या फिर ब्लड प्रेशर कह दीजिए, बात एक ही है। मैंने आपसे क्या कहा कि रक्त के बहाव के कारण आयोटा, आयोटा क्या होती है? सबसे बड़ी धमनी है, जिसे महाधमनी भी कहा जाता है, जिसका नाम है आयोटा। और या आयोटा कह दीजिए या फिर धमनी कह दीजिए, बात एक ही है। धमनी की दीवारों पर पड़ने वाला जो दाब होता है, या आयोटा की दीवारों पर पड़ने वाला जो दाब होता है, वो रक्त दाब कहलाता है, रक्तचाप कहलाता है। धमनी क्या होती है? तो लास्ट क्लास में मैंने आपको समझाया था ब्लड वेसल्स के बारे में, रुधिर वाहिकाओं के बारे में। यानी कि रुधिर वाहिकाएं ऐसी वाहिकाएं होती है जिसमें रुधिर पैक होकर के आपके पूरे शरीर में घूमता रहता है, जिसे हमने आम भाषा में नस कहा था। और नस 3 प्रकार की होती है, यानी कि ब्लड वेसल 3 प्रकार की होती है, धमनी, शिरा और केशिका। तो यहाँ पर धमनियों के बारे में बात की जा रही है। अब धमनियों में पैक होकर के ब्लड बहता रहता है, इतना तो हमें पता है। तो ये कह रहा है कि रक्त के बहाव के कारण जो सबसे बड़ी धमनी है आयोटा, या फिर मैं धमनी का नाम ले सकता हूं कि धमनी की दीवारों पर पड़ने वाला जो दाब है रक्त के बहाव के कारण, उसी दाब को रक्त दाब, रक्तचाप, बीपी या ब्लड प्रेशर कहा जाता है। अरे भाई मान लीजिए ये आपकी आर्टरी है, या आपकी धमनी है। अब ये जो धमनी होती है ना, इसकी दीवारें जो होती है वो सिराओं से, वेन से थोड़ी मोटी होती है भैया। इस चीज का भी आपको ध्यान रखना है, थोड़ी मोटी होती है। तो ये मान लीजिए आपके क्या है, आर्टरी है, ये क्या है, आपकी धमनी है। अब ये रक्त बह रहा है इसमें, तो रक्त के बहाव के कारण इसकी दीवारों पर एक प्रेशर क्रिएट होता है, इसकी दीवारों पर एक प्रेशर क्रिएट होता है, एक दाब उत्पन्न होता है। इस रक्त के बहाव के कारण इन धमनी की दीवारों पर एक प्रेशर क्रिएट होता है, एक दबाव उत्पन्न होता है। उस दाब को ये क्या कहा जाता है? रक्त दाब, रक्तचाप या ब्लड प्रेशर कहा जाता है। इतनी बात समझ में आ गई? तो अब आपसे कोई क्वेश्चन पूछे कि बीपी क्या है, तो रक्त के बहाव के कारण धमनी की दीवारों पर पड़ने वाला जो दाब है वो रक्त दाब कहलाता है। पहला क्वेश्चन क्लियर हुआ? ओके। अब जो मैं आपको क्वेश्चन करवा रहा हूं, जो मैं आपको क्वेश्चन लिखवा रहा हूं, वहां से डायरेक्ट आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए लिख लेना। पहला क्वेश्चन आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि एक सामान्य व्यक्ति में, या एक सामान्य व्यक्ति का बीपी कितना होता है, ब्लड प्रेशर कितना होता है, रक्तचाप कितना होता है, रक्तदाब कितना होता है। अगर ये आपसे क्वेश्चन पूछे, एक सामान्य, एक स्वस्थ व्यक्ति के बारे में मैं बात कर रहा हूं, जिसको कोई बीमारी नहीं है, उसके ब्लड प्रेशर के बारे में बात कर रहा हूं, तो उसका ब्लड प्रेशर होता है भैया 120 mmHg बाय 80 mmHg। अब ये mmHg क्या है, इन सब के बारे में बताऊंगा भैया, टेंशन मत लीजिए। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि एक स्वस्थ व्यक्ति के शरीर में, एक स्वस्थ व्यक्ति के शरीर में ब्लड प्रेशर कितना होना चाहिए, तो भैया ये होना चाहिए 120 mmHg बाय 80 mmHg। ये एक स्वस्थ जो व्यक्ति है, जिसको कोई बीमारी नहीं है, तो उसका ब्लड प्रेशर इतना होना चाहिए 120 mmHg बाय 80 mmHg। पहला क्वेश्चन क्लियर हो गया? पहला क्वेश्चन तो ये आपको क्लियर हो गया है। ब्लड प्रेशर क्या है? रक्त के बहाव के कारण धमनी की दीवारों पर पड़ने वाला दाब रक्त दाब कहलाता है। दूसरा, एक स्वस्थ व्यक्ति के शरीर में कितना बीपी, कितना ब्लड प्रेशर, कितना रक्तचाप, कितना रक्तदाब होना चाहिए, तो 120 mmHg बाई 80 mmHg होना चाहिए। दूसरा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अभी ये जो क्वेश्चन मैं आपको करवा रहा हूं ना, इसी से ही संबंधित आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए, जैसे कि ये क्वेश्चन आपसे आरआरबी ग्रुप डी में पूछा गया है, तो इससे संबंधित मैं आपको क्वेश्चन करवाने वाला हूं। इसलिए भैया इन सभी चीजों को ध्यान से समझ लेना। एक बार आपने समझ लिया तो जिंदगी भर नहीं भूलोगे। यहाँ से जितने भी क्वेश्चन आएंगे वो सभी क्वेश्चन आप कर सकते हो।
अगर आपने ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम वाला चैप्टर नहीं पढ़ा है तो आपको नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाकर पढ़ लेना भैया, अगर आपको पूरे नंबर चाहिए तो। इतनी बात क्लियर है? ओके। अब मुझे ये बताओ, जो ब्लड प्रेशर जो होता है, जो आपका बीपी होता है, उसको मापने वाला जो यंत्र होता है, जो उपकरण होता है, उस उपकरण को क्या कहते हैं? उस उपकरण को कहते हैं स्पेग्मोमेनोमीटर। स्पेग्मोमेनोमीटर, ये याद कर लेना। अरे ब्लड प्रेशर जिस यंत्र से मापा जाता है उस यंत्र को कहा जाता है स्पेग्मोमेनोमीटर। हमारे पास में है एक क्लिनिक वाला, अगर आपको सर्दी जुकाम है ना, फिर भी वो बीपी मापता है। एक भी थोड़े दिन पहले की बात है, 4-5 दिन पहले की बात है, एक दोस्त था, उसको थोड़े गर्मी का टाइम है तो थोड़ी सी तबीयत हो जाती है ऊपर नीचे, तो मैं उसको गया था दिखाने के लिए। वो बोल रहा था कि यार सिर दर्द कर रहा है, तू चल मेरे साथ। मैं चला गया। बुखार था उसको। अब बुखार में तो खैर कोई दिक्कत नहीं है, माप लेते हैं, लेकिन फिर भी कोई ज़रूरत नहीं थी, तो उसने जाते ही भैया उसका बीपी मापा। यार ये मस्त आदमी, सर्दी जुकाम होती है तो भी बीपी मापता है। तो जिस यंत्र से ब्लड प्रेशर मापा जाता है उस यंत्र को क्या कहा जाता है? स्पेग्मोमेनोमीटर कहा जाता है। कभी आप डॉक्टर के पास गए हो और बीपी मापने वाला जो यंत्र आपने देखा होगा, तो लेफ्ट हैंड में, राइट में नहीं, लेफ्ट हैंड में एक पट्टा सा मापता है, एक पट्टा सा बांधता है, और फिर एक ऐसे दबाने का, प्रेशर क्रिएट करने का एक पंप सा होता है, उसके से प्रेशर क्रिएट करता है। सामने एक मशीन लगी हुई होती है जिसमें पानी ऊपर नीचे चलता रहता है। वो पानी नहीं होता, वो पारा होता है, वो मरकरी होती है। लेकिन हमें क्या लगता है, जब हम समझते नहीं थे, यार ये पानी ऊपर नीचे क्यों होता है, इस मशीन में ऐसा क्या है, तो उस मशीन का नाम होता है स्पेग्मोमेनोमीटर। और वो पानी नहीं होता भैया, वो मरकरी होती है, वो पारा होता है। क्या होता है? वो पारा होता है। यहाँ पर मैंने 120 mmHg बाई 80 mmHg लिखा हुआ है, तो वो Hg पारा होता है भैया, वो मरकरी होती है, वो पारा होता है। और याद रखना, ब्लड प्रेशर को हम पारे के मिलीमीटर की इकाई में मापते हैं, इसलिए यहाँ पर mmHg आता है भैया। पारे को हमें किस में मापते हैं? पारे को हमें किस में मापते हैं? ब्लड प्रेशर को किस में मापते हैं? हम पारे की मिलीमीटर की इकाई में मापते हैं। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि ब्लड प्रेशर को किस में मापा जाता है, किस इकाई में मापा जाता है, अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि ब्लड प्रेशर जो रक्तचाप होता है, जो रक्त दाब होता है, उसको हम किस इकाई में मापते हैं, तो भैया ब्लड प्रेशर को हम पारे की मिलीमीटर की इकाई में मापते हैं। किस में मापते हैं? पारे की मिलीमीटर की इकाई में। तो मैं लिख देता हूं, पारे की मिलीमीटर की इकाई में। पारे की मिलीमीटर की इकाई में मापा जाता है भैया किसको? बीपी को। इसलिए यहां पर क्या आता है? mmHg आता है, मरकरी। तो उस यंत्र में वो ऊपर नीचे होता है, वो पानी जैसा क्या होता है? वो भैया मरकरी होता है, वो पारा होता है, वो पानी नहीं होता। तो इतनी बात क्लियर है। मैं भैया धीरे धीरे आपको क्यों बता रहा हूं, ताकि आपके दिमाग में वो सारी चीजें सेट हो जाए, क्योंकि यहां से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हर हमेशा जो बीपी मापा जाता है वो धमनी में मापा जाता है। किस में मापा जाता है? धमनी में मापा जाता है। तो इस चीज का भी आपको ध्यान रखना है। या तो ऑप्शन में धमनी होगा, अगर धमनी नहीं होता है तो आयोटा होगा, जो सबसे बड़ी धमनी होती है ना ये। तो जब भी ब्लड प्रेशर मापा जाता है तो धमनी में मापा जाता है, आयोटा में मापा जाता है। आप या आयोटा का नाम भी लिख सकते हैं, क्योंकि सबसे बड़ी जो धमनी होती है वो आयोटा होती है, इसे हम महाधमनी भी कहते हैं। तो इन दोनों में से कोई एक ऑप्शन होगा। और बाएं हाथ में वो पट्टा सा बाएं हाथ में बांधा जाता है, इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। अगर आप डॉक्टर के पास जाते हो, डॉक्टर दाएं हाथ पर आपका बीपी मापता है, तो उसको बता देना कि भैया आप गलत हो, दाएं हाथ पर नहीं, बाएं हाथ पर मापा जाता है। इतनी बात क्लियर है? किसी को कोई प्रॉब्लम यहाँ तक बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए भैया, बता दीजिए, बोलो, किसी को कोई प्रॉब्लम यहाँ तक बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। इतनी कहानी समझ में आ गई कि आपको? अभी तो और मैं आपको बताने वाला हूँ ये 120 का मतलब क्या और 80 का मतलब क्या है। देखिए, ब्लड प्रेशर, रक्तचाप, रक्तदाब, बीपी है क्या? तो रक्त के बहाव के कारण धमनी की दीवारों पर पड़ने वाला दाब रक्तदाब कहलाता है।
एक स्वस्थ व्यक्ति का ब्लड प्रेशर कितना होना चाहिए? 120 mmHg बाई 80 mmHg होना चाहिए। ठीक है, ये mmHg क्या है? तो जो उपकरण आता है जिससे हम ब्लड प्रेशर मापते हैं उस उपकरण को कहा जाता है स्पेग्मोमेनोमीटर। उसमें एक पट्टा तो यह मापा जाता है, हाथ में एक पंप होता है जिसको वो दबाता रहता है, जिससे प्रेशर क्रिएट होता है। सामने एक मशीन लगी हुई होती है, आपने देखा होगा, और उस मशीन में पानी जैसा एक पदार्थ होता है, वो ऊपर नीचे होता रहता है। वो एक्चुअली में पानी नहीं होता, वो मरकरी होता है, वो पारा होता है। तो जब भी ब्लड प्रेशर मापा जाता है वो पारे की मिलीमीटर की इकाई में मापा जाता है। इसलिए यहाँ पर जब आप ब्लड प्रेशर माप रहे हो तो उसका जो मान दिया गया है वो mmHg मिलीमीटर पारा में दिया गया है। इतनी बात समझ में आ गई? तो mmHg का मतलब क्या है? तो जब भी हम ब्लड प्रेशर को मापते हैं तो पारे की मिलीमीटर की इकाई में मापते हैं, इस बात का आपको ध्यान रखना है। और कहाँ मापा जाता है? तो धमनी में या फिर आयोटा में मापा जाता है, इस बात का भी ध्यान रखना है आपको हमारे शरीर में। अब ये 120 और 80 का मतलब क्या है, तो ये भी समझ लीजिए। अब तक हमारे इस क्वेश्चन का आंसर नहीं आया है कि प्रकुंचन दाब और अनुशीतलन दाब कितना होता है। वैसे तो आ चुका है, लेकिन अभी आपको समझाना बाकी है। इतनी बात क्लियर है? मैं मिटा दूं इनको, स्क्रीनशॉट ले लीजिए भैया। ले लिया स्क्रीनशॉट आपने? ओके, अब मैं मिटा देता हूं इनको। अब देखिए, ये 120 mmHg क्या है और ये 80 mmHg क्या है, ध्यान से समझना। अगर आपने नहीं समझा है तो ऊपर होके निकल जाएगा। देखिए भैया, 120 mmHg बाई 80 mmHg। अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि ये 120 mmHg क्या है, तो बता देना भैया सिस्टोलिक प्रेशर है। सिस्टोलिक प्रेशर है। और ये 80 mmHg क्या है, तो भैया ये डायस्टोलिक प्रेशर है। ये डायस्टोलिक प्रेशर है। अब ये सिस्टोलिक प्रेशर क्या होता है और डायस्टोलिक प्रेशर क्या होता है? तो सिस्टोलिक प्रेशर को हिंदी में कहा जाता है प्रकुंचन दाब और डायस्टोलिक प्रेशर को हिंदी में कहा जाता है अनुशीतलन दाब। अब बात आती है कि सिस्टोलिक प्रेशर क्या है। तो सिस्टोलिक प्रेशर क्या है? तो ये एक ऐसा प्रेशर है जब हृदय के चैम्बरों में सिकुड़न पैदा होती है। जब आपके हृदय के चैम्बरों में सिकुड़न पैदा होती है तो उस समय एक प्रेशर क्रिएट होता है। ध्यान से समझना, जब आपके हृदय के चैम्बरों में सिकुड़न पैदा होती है, आपको पता है हमारे हृदय के जो चैम्बर होते हैं उनमें कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन की प्रोसेस होती रहती है, उनमें सिकुड़न और फैलाव की प्रोसेस लगातार होती रहती है। तो जब आपके हृदय के चैम्बरों में सिकुड़न पैदा होती है तो उस समय एक प्रेशर क्रिएट होता है, उस प्रेशर को कहा जाता है सिस्टोलिक प्रेशर। और जब आपके हृदय के चैम्बरों में फैलाव होता है तो उस समय एक प्रेशर क्रिएट होता है, उस प्रेशर को कहा जाता है डायस्टोलिक प्रेशर। जब आपके हृदय के चैम्बरों में सिकुड़न पैदा होती है तो उस समय एक प्रेशर क्रिएट होता है जिसे कहा जाता है सिस्टोलिक प्रेशर। और जब आपके हृदय के चैम्बरों में ये सिकुड़न पैदा हुई है तो सिकुड़न पैदा के कारण क्या होता है, आपका जो ब्लड होता है वो हृदय के चैम्बरों से बाहर जाता है। तो सिस्टोलिक प्रेशर में जो ब्लड होता है भैया वो आउट होता है और ये ब्लड बाहर गया है, जिस प्रेशर से जाता है वो ही सिस्टोलिक प्रेशर है। मैंने आपसे क्या कहा, आपके हृदय के चैम्बरों में एक सिकुड़न पैदा होती है जिस समय आपके हृदय के चैम्बरों से ब्लड बाहर जाता है, और वो जो प्रेशर क्रिएट हुआ है आपके हृदय के चैम्बरों में सिकुड़न पैदा होने के कारण उसी प्रेशर को सिस्टोलिक प्रेशर कहा जाता है। और जब आपके हृदय के चैम्बरों में रिलैक्स यानी कि फैलाव पैदा होता है तो उस समय जो ब्लड होता है वो आपके हृदय के चैम्बरों में आता है भैया, ब्लड इन होता है, उस समय प्रेशर क्रिएट होता है, उस प्रेशर को कहा जाता है डायस्टोलिक प्रेशर। तो सिस्टोलिक के समय क्या हो रहा था, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ हार्ट, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ हार्ट, आपके हृदय के चैम्बरों में सिकुड़न पैदा हो रही थी जिसके कारण ब्लड आपके हृदय के चैम्बरों में आ रहा था, और उस प्रेशर को क्या कहा जाता है, सिस्टोलिक प्रेशर कहा जाता है। रिलैक्सेशन ऑफ हार्ट, रिलैक्सेशन ऑफ हार्ट, आपके हृदय के चैम्बरों में फैलाव पैदा हो रहा है, अनुशीतलन
पैदा हो रहा है, जिसके कारण ब्लड आपके हृदय के चैम्बरों में अंदर आ रहा है, तो उस समय एक प्रेशर क्रिएट हो रहा है, उसे कहा जाता है डायस्टोलिक प्रेशर। उसे क्या कहा जाता है? डायस्टोलिक प्रेशर कहा जाता है। उसे क्या कहा जाता है भैया? उसे कहा जाता है डायस्टोलिक प्रेशर कहा जाता है। तो ये सिस्टोलिक प्रेशर कितना होना चाहिए? 120 mmHg होना चाहिए, और डायस्टोलिक प्रेशर कितना होना चाहिए? एक 80 mmHg होना चाहिए, 80 mmHg होना चाहिए। और ये दोनों मिलकर, सिस्टोलिक प्रेशर और डायस्टोलिक प्रेशर दोनों मिलकर के भैया आपके बीपी को मान को बताते हैं, आपके ब्लड प्रेशर का मान बताते हैं। तो अब आपका ब्लड प्रेशर कितना होना चाहिए? 120 mmHg बाई 80 mmHg। ये 120 mmHg क्या है, 80 mmHg क्या है? तो 120 सिस्टोलिक प्रेशर है, 80 डायस्टोलिक प्रेशर है। सिस्टोलिक प्रेशर क्या है? ऐसा प्रेशर है, ऐसा दाब है भैया, ऐसा दबाव है, जब हमारे हृदय के चैम्बर सिकुड़ रहे हैं तो उस समय हमारे हृदय के चैम्बरों से ब्लड बाहर जा रहा है, उस समय एक प्रेशर क्रिएट होता है, उस प्रेशर को कहा जाता है सिस्टोलिक प्रेशर। डायस्टोलिक प्रेशर क्या है? तो ये सब प्रेशर है जब हमारे हृदय के चैम्बरों में रिलैक्सेशन यानी कि फैलाव पैदा हो रहा है, तो उस समय हमारे हृदय के चैम्बरों में ब्लड अंदर आ रहा है। अंदर आते समय जो प्रेशर क्रिएट हो रहा है उस प्रेशर को कहा जाता है डायस्टोलिक प्रेशर। और डायस्टोलिक प्रेशर आपका 80 mmHg होना जरूरी है, और सिस्टोलिक प्रेशर 80 mmHg होना जरूरी है। एक सिस्टोल और एक डायस्टोल समाप्त होने में 0.8 सेकंड का समय लगता है। जब एक सिस्टोल होगा, जब एक सिस्टोलिक प्रोसेस हो गई, उसमें 0.3 सेकंड का समय लगता है। अब कैसे लगता है 0.3 सेकंड का समय? यानी कि जब आपके हृदय के चैम्बरों में सिकुड़न पैदा होती है, पहले आलिंद में सिकुड़न पैदा होगी, फिर नीलों में सिकुड़न पैदा होगी, तो उसमें 0.3 सेकंड का समय लगता है। और एक डायस्टोल पूरा होने में 0.5 सेकंड का समय लगता है। यानी कि अब आपके हृदय के चैम्बर रिलैक्स होंगे, उनमें अनुशीतलन की प्रोसेस होगी, वो फैलेंगे भैया, तो उसमें 0.5 सेकंड का समय लगता है। और एक सिस्टोल और एक डायस्टोल मिलकर के 0.8 सेकंड में कंप्लीट होते हैं, और उसे कहा जाता है हार्ट बीट। एक सिस्टोल और एक डायस्टोल दोनों मिलकर के एक हृदय की धड़कन का निर्माण करते हैं, और एक हृदय की धड़कन में कितना समय लगता है? 0.8 सेकंड का समय लगता है। अब आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि मनुष्य में सामान्यतः प्रकुंचन दाब और अनुशीतलन जो दाब होता है वो कितना होता है? तो भैया प्रकुंचन दाब सिस्टोलिक प्रेशर होता है, तो 120 mmHg आपका सिस्टोलिक प्रेशर है, यानी कि प्रकुंचन दाब है। और डायस्टोलिक प्रेशर कितना है? 80 mmHg है। तो ये 120 mmHg बाई 80 mmHg, यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अब मैंने आपको अच्छे से बता दिया है कि सिस्टोलिक प्रेशर क्या है और डायस्टोलिक प्रेशर क्या है। किसी को कोई प्रॉब्लम यहाँ तक बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। स्क्रीनशॉट ले लीजिए भैया। तो स्क्रीनशॉट ले लिया आपने, बताइए यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। अब देखिए भैया, दो चीजें और हैं, एक होता है उच्च रक्तचाप और एक होता है निम्न रक्तचाप। तो ये 120 mmHg बाई 80 mmHg, अगर ये मान बढ़ा हुआ आपको मिलता है, जैसे कि मान लीजिए हमारा सामान्य कितना होता है आपका ब्लड प्रेशर, तो 120 mmHg बाई 80 mmHg होता है। अब मान लीजिए ये पहुंच गया 200 mmHg बाय 120 mmHg, तो भैया ये बढ़ा हुआ मान जो होता है ये होता है आपका उच्च रक्तचाप। जब बीपी मापने पर इसके आसपास अगर मान आ रहा है, जैसे कि भैया 120 बाई 80 mmHg होता है हमारा नॉर्मल बीपी, लेकिन ये 120 से बढ़कर के 200 तक पहुंच गया है और 80 वाला 120 पर पहुंच गया है, तो भैया हमारा ये उच्च रक्तचाप कहलाएगा। उच्च रक्तचाप को कहा जाता है हाइपरटेंशन। क्या कहा जाता है भैया? हाइपरटेंशन कहा जाता है। उच्च रक्तचाप कहलाता है, ठीक है। और अगर ये मान आपको कम मिला, जैसे कि 120 mmHg बाई 80 mmHg है, अगर ये मान आ रहा है भैया, क्या बताया आपको, 90 mmHg बाई 50 mmHg, तो आप देख सकते हो मान घटा हुआ है,
बीपी मापने पर अगर ये मान आ रहा है तो उसका मतलब ये है कि भैया आपका निम्न रक्तचाप हो गया, आपका बीपी लो हो गया, आपका बीपी लो हो गया। ये बीपी हाई है भैया, इसे बीपी हाई भी कहा जाता है। ये आपका बीपी हाई है और ये आपका बीपी लो, निम्न रक्तचाप। अब ये निम्न रक्तचाप है, इसे कहा जाता है हाइपोटेंशन। तो कभी कभी ये भी पूछ लिया जाता है कि भैया निम्न रक्तचाप का मान कितना होना चाहिए, लगभग में आसपास। कहने का मतलब ये मान देकर आपसे पूछ लिया जाता है कि ये उच्च रक्तचाप है, निम्न रक्तचाप है, इसे बीपी लो भी कहा जाता है। अगर अब तक मैंने आपको जो पढ़ाया है, जो सिखाया है, अब तक वो सारी कहानी आपने ध्यान से सुनी है और ध्यान से समझी है ना, तो भैया बीपी से आज के बाद में आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, ये मेरी गारंटी है। अगर आपको यकीन नहीं होता है तो भैया देख लीजिए। अब मैं आगे आपको जितने भी क्वेश्चन करवाने वाला हूं वो सभी क्वेश्चन आपसे विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में, यानी कि रेलवे की अलग अलग एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है। अलग अलग लैंग्वेज है, लेकिन इनका जो आंसर है ना वो लगभग ज्यादातर सेम ही मिलेगा। जैसे कि इस क्वेश्चन का आंसर ये था, तो हो सकता है अगले क्वेश्चन का आंसर भी सेम हो, लेकिन वो क्वेश्चन जो आपसे पूछा गया है वो अलग तरीके से पूछा गया है। आई बात समझ में? ओके, तो क्वेश्चन नंबर 11 कंप्लीट हो गया। अब स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैंने आपको कॉन्सेप्ट अच्छे से समझा दिया है। अब हम भैया फटाफट इसके क्वेश्चन कर लेते हैं। तो ये रहा आपकी स्क्रीन के सामने भैया क्वेश्चन नंबर 12। चले भैया आगे, ले लिया आपने स्क्रीनशॉट? ओके, देखिए भैया ये रहा आपकी स्क्रीन के सामने क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 11 आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। बीपी से संबंधित मैंने आपको जो कॉन्सेप्ट कराया है वो भी आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब क्वेश्चन नंबर 12 को ध्यान से पढ़िए और इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। पहले मैं आपको क्वेश्चन पढ़ करके बता देता हूं, क्योंकि मैंने बहुत सारी चीज इसमें शॉर्ट में भी लिखी हुई है। क्वेश्चन नंबर 12 कहता है कि आपका जो रक्तचाप है, जो रक्तदाब है, जो ब्लड प्रेशर है, उस ब्लड प्रेशर के संबंध में कौन सा कथन गलत है, ये आपसे पूछा गया क्वेश्चन है। कहने का मतलब ब्लड प्रेशर से संबंधित कुछ तथ्य आपको दिए गए हैं, उन तथ्यों से संबंधित आपको ये बताना है कि कौन सा कथन गलत है। भैया आपके ऑप्शंस क्या है वो देख लीजिए। आपके ऑप्शंस है, ऑप्शन नंबर ए, सिराओं में जो दाब होता है वो धमनियों की तुलना में बहुत अधिक होता है। ऑप्शन नंबर बी क्या है, निलयी संकुचन के दौरान दाब को सिस्टोलिक प्रेशर और निलयी शिथिलन के दौरान दाब को डायस्टोलिक प्रेशर कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी है, सामान्यतः सिस्टोलिक जो प्रेशर है वो 120 mmHg दिया हुआ है और डायस्टोलिक प्रेशर जो है वो 80 mmHg दिया हुआ है। और ऑप्शन नंबर डी कहता है कि इस दाब को स्पेग्मोमैनोमीटर की सहायता से मापा जाता है। और यह क्वेश्चन आपसे आरआरबी ग्रुप डी में पूछा गया 28/9/2022 को। अभी पिछले ही क्वेश्चन में मैंने आपको बीपी से संबंधित कॉन्सेप्ट बताया था, बहुत अच्छे से आपको समझाया था। अब उस चीज को आपको समझ में आ गई होगी, यानी कि ब्लड प्रेशर आपको समझ में आ गया होगा। उससे संबंधित यहाँ पर कुछ तथ्य दिए गए हैं, इनमें से आपको गलत कथन का चेंज करना है, गलत कथन का चयन करना है भैया। अब वो गलत कथन कौन सा है वो आपको देखना है। देखिए एक एक ऑप्शन के बारे में हम चर्चा करते हैं। सबसे पहले ऑप्शन नंबर डी के बारे में बात करते हैं। तो मैंने आपको बताया था कि आपका जो बीपी होता है, जो ब्लड प्रेशर होता है, उस बीपी को मापने के लिए एक उपकरण होता है और उस उपकरण को क्या कहा जाता है, स्पेग्मोमैनोमीटर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? स्पेग्मोमैनोमीटर कहा जाता है। तो देखिए ये आपका राइट आंसर होगा। कहने का मतलब बीपी से संबंधित ये आपका सही कथन होगा। इस दाब यानी कि ये जो दाब होता है इसको हम स्पेग्मोमैनोमीटर की सहायता से मापते हैं भैया। तो ये आपका बीपी से संबंधित सही कथन होगा। तो ये सही कथन हो गया। ऑप्शन नंबर सी देखते हैं। सामान्यतः सिस्टोलिक प्रेशर कितना होता है? 120 mmHg होता है और डायस्टोलिक प्रेशर कितना होता है? 80 mmHg होता है। तो ये भी मैंने आपको बताया था भैया। जब बीपी का कॉन्सेप्ट आपको क्लियर करवाया था तो उस समय मैंने आपको बताया था कि आपका जो सिस्टोलिक प्रेशर है वो 120 mmHg होना चाहिए और जो डायस्टोलिक प्रेशर है वो 80 mmHg होना चाहिए। तो बीपी से संबंधित ये आपका कथन भी सत्य है भैया, ये कथन भी आपका सत्य है।
तो ये गलत कथन नहीं है, लेकिन हमें गलत कथन का चयन करना है। ऑप्शन नंबर बी के बारे में बात करते हैं कि नीले। देखिए आपके हृदय के जो ऊपर वाले चैम्बर होते हैं वो आलिंद होते हैं और नीचे वाले जो चैम्बर होते हैं वो नीले होते हैं। तो आपसे कह रहा है कि जब नीले में संकुचन होता है उसके दौरान जो दाब क्रिएट होता है उसे सिस्टोलिक प्रेशर कहा जाता है, बिल्कुल कहा जाता है। और जब नीले में शीतलन के दौरान जो प्रेशर क्रिएट होता है तो उस दाब को क्या कहा जाता है, उस दाब को डायस्टोलिक प्रेशर कहा जाता है। तो ये बात भी बिल्कुल सही है। मैंने भी तो आपसे यही कहा था, जब आपके हृदय के चैम्बरों में सिकुड़न पैदा होती है तो उस समय जो ब्लड होता है वो आपके हृदय के चैम्बरों से बाहर जाता है और उस समय एक प्रेशर क्रिएट होता है। उस प्रेशर क्रिएट को कहा, उस प्रेशर को, उस दबाव को क्या कहा जाता है, उस प्रेशर को कहा जाता है सिस्टोलिक प्रेशर। और डायस्टोलिक प्रेशर क्या होता है, ऐसा प्रेशर जब आपके हृदय के चैम्बरों में फैलाव पैदा हो तो उस समय आपके हृदय के चैम्बरों में ब्लड जो होता है वो अंदर आता है तो उस समय प्रेशर क्रिएट होता है, उस प्रेशर को कहा जाता है डायस्टोलिक प्रेशर। तो कहने का मतलब आपको ऑप्शन नंबर बी भी बिल्कुल सही है, लेकिन हमें तो भैया गलत कथन का चयन करना है। अब ऑप्शन नंबर ए की बारी है तो हमारा राइट आंसर भी यही होना चाहिए। सिराओं में जो दाब होता है वो धमनियों की तुलना में बहुत अधिक होता है। ये गलत है भैया। धमनियों पर जो प्रेशर क्रिएट होता है वो अधिक होता है क्योंकि धमनियों की जो दीवार होती है वो मोटी होती है सिराओं की तुलना में। मैंने आपको बताया है तो भैया आपके रक्तचाप से संबंधित ये जो कथन है ये गलत है और आपको गलत ही कथन का चयन करना है। इसलिए हमारा जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए होगा। बी गलत हो जाएगा, सी गलत हो जाएगा, डी गलत हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा भैया, इस क्वेश्चन का राइट आंसर होना चाहिए आपका ऑप्शन नंबर ए। और देख लीजिए यही चीज मैंने आपको पढ़ाई थी, यही कॉन्सेप्ट में यही चीज मैंने आपको अभी पढ़ाई थी और यही क्वेश्चन आपसे पूछा गया आरआरबी ग्रुप डी में 28/9/2022 को। अभी लेटेस्ट पिछले ग्रुप डी के एग्जाम में पूछा गया ये क्वेश्चन है भैया। तो बोलो यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। अब स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब बात करते हैं भैया क्वेश्चन नंबर 13 की। ले लिया आपने स्क्रीनशॉट? ओके, देखिए भैया ये रहा आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 13। अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 13 कहता है कि मनुष्य में सामान्यतः सिस्टोलिक और डायस्टोलिक जो दाब होता है वो क्रमशः होता है। बताइए राइट आंसर क्या होगा? अरे भैया क्वेश्चन नंबर 11 और ये क्वेश्चन बिल्कुल सेम है। उसमें भी आपको सिस्टोलिक प्रेशर के बारे में पूछा गया था और डायस्टोलिक प्रेशर के बारे में पूछा गया है। इसमें भी आपको सिस्टोलिक प्रेशर और डायस्टोलिक प्रेशर के बारे में पूछा गया है। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी होगा 120 mmHg बाई 80 mmHg। मैं आपको इससे संबंधित कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से करवा चुका। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए भैया। ले लिया? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 की ओर चले। ओके देखिए भैया ये रहा आपकी स्क्रीन के सामने क्वेश्चन नंबर 14। फटाफट इस क्वेश्चन का आंसर दे दीजिए। क्वेश्चन नंबर 14 आपसे कह रहा है कि रक्तचाप मापने के लिए इनमें से किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? रक्तचाप के बारे में पूछा गया है, रक्तदाब के बारे में पूछा गया है, ब्लड प्रेशर के बारे में पूछा गया है, बीपी के बारे में पूछा गया है कि बीपी को आप जिस यंत्र से मापते हैं उस यंत्र का नाम क्या है। तो उस यंत्र का नाम क्या है? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए स्टेथोस्कोप, ऑप्शन नंबर बी है थर्मामीटर, ऑप्शन नंबर सी है स्पायरोमीटर, ऑप्शन नंबर डी है भैया स्पेग्मोमेनोमीटर। और ये क्वेश्चन आपसे आरआरबी ग्रुप डी में पूछा गया है 2/9/2022 को, 2/9/2022 को। बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? 2/9/2022 को पूछा गया क्वेश्चन है भैया, जल्दी जल्दी बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। देखिए जो स्टेथोस्कोप है इससे हृदय की धड़कन को मापा जाता है भैया। इससे हृदय की जो धड़कन होती है आपकी, इस हृदय की धड़कन को मापा जाता है। किससे भैया? स्टेथोस्कोप से। ये क्वेश्चन मैं आपको करवाने वाला हूं इसी बैच में, ये इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। और इसी चैप्टर में थर्मामीटर, शरीर का तापमान मापा जाता है भैया थर्मामीटर से। स्पायरोमीटर, शरीर में आपके फेफड़ों की जो श्वसन दर है उस श्वसन दर को मापा जाता है स्पायरोमीटर से। और स्पेग्मोमेनोमीटर से भैया बीपी को मापा जाता है। तो ये 4 यंत्र है, इनका आपको पता होना चाहिए। स्टेथोस्कोप हृदय की धड़कन, थर्मामीटर से तापमान, स्पायरोमीटर से श्वसन दर और स्पेग्मोमेनोमीटर से ब्लड प्रेशर, बीपी, रक्तचाप, रक्तदाब मापा जाता है। ये क्वेश्चन आपसे आरआरबी ग्रुप डी में पूछा गया है 2/9/2022 को।
तो जो मैंने आपको पढ़ाया उसी में से ही क्वेश्चन आ रहे हैं। और ये तो भैया मैं लेटेस्ट एग्जाम के आपको क्वेश्चन करवा रहा हूँ। अगर मैं आपको पिछली एग्जामों के क्वेश्चन करवाऊं तो भैया बहुत सारे हैं। लगभग बीपी से विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में, यानी कि अलग अलग परीक्षाओं में, रेलवे, एसएससी वगैरह में और भी बहुत सारी एग्जामों में भैया बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं। लगभग मैं आपको 50 से 60 क्वेश्चन करवा सकता हूँ इस बीपी पर, एक ही तरीके के क्वेश्चन। थोड़ी सी लैंग्वेज का फर्क है, इसलिए ध्यान से पढ़ना है, ध्यान से समझना है जो हमारे एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं ना, उन चीजों को। अच्छा टॉपिक है भैया। ओके, तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। चले भैया। ओके, देखिए भैया, ये रहा आपकी स्क्रीन के सामने क्वेश्चन नंबर 150 थोड़ी ना है भैया, 15 नंबर क्वेश्चन है, सॉरी 15 नंबर क्वेश्चन है भैया। तो क्वेश्चन नंबर 15 कहता है कि मानव रक्त का सामान्य सिस्टोलिक जो प्रेशर होता है वो कितना होता है। आपके ऑप्शंस है, ऑप्शन नंबर ए 110 mmHg, ऑप्शन नंबर बी है 130 mmHg, ऑप्शन नंबर सी है भैया 120 mmHg और ऑप्शन नंबर डी है भैया 80 mmHg। यह क्वेश्चन आपसे आरआरबी एनटीपीसी में पूछा गया है 5/4/2021 को। बताइए राइट आंसर। देखते ही पता हो जाना जरूरी है, देखते ही पता होना जरूरी है भैया। इस क्वेश्चन का राइट आंसर 120 mmHg होगा। और डायस्टोलिक प्रेशर के बारे में अगर आपसे पूछे, डायस्टोलिक प्रेशर के बारे में अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए तो 80 mmHg होगा। बोलो, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। चले भैया। ओके, देखिए भैया, ये रहा आपकी स्क्रीन के सामने क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 कहता है कि एक स्वस्थ व्यक्ति का रक्तदाब होता है। आपके ऑप्शंस है, ऑप्शन नंबर ए 90/60, ऑप्शन नंबर बी है 120/80, ऑप्शन नंबर सी है 200/110 और ऑप्शन नंबर डी है 140/60। ये क्वेश्चन आपसे आरआरबी जेईई में पूछा गया है 14/12/2014 को। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा 120 mmHg/80 mmHg, यानी कि 120/80, 120/80। किसी को कोई प्रॉब्लम बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। जो कॉन्सेप्ट सिखाया है उसी कॉन्सेप्ट में से ही ये क्वेश्चन पूछे गए हैं, मैं खुद मन से नहीं बना रहा। यही आपके क्वेश्चन की लैंग्वेज है, यही क्वेश्चन आपसे पूछे गए। अब आपको आसान क्यों लग रहे हैं ये क्वेश्चन, तो उसका तो मुझे पता नहीं है, लेकिन सेम यही क्वेश्चन मैं डेट भी लिख रहा हूँ, शिफ्ट भी लिख सकता हूँ, मेरे पास शिफ्ट भी है इन क्वेश्चनों की। जैसे कि ये क्वेश्चन के बारे में मैं आपको बताऊं तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया था भैया आरआरबी जेईई में 2014 को, 14/12/2014 को सेट सेकंड में रेड पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है ये। कोई प्रॉब्लम किसी को बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। ओके, अब चलते हैं भैया नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। चले क्या। ओके, देखिए भैया, ये रहा हमारा आज का अंतिम क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 कहता है कि एक पारंपरिक रक्तचाप मापने वाले जो उपकरण है जिसमें चिकित्सक को पारे की कॉलम में उतार चढ़ाव नजर आता है, हस्तचालित वायु पंप किससे जुड़ा रहता है। अरे हाथ से चलाने वाला जो वायु पंप होता है वो किससे जुड़ा रहता है। जो ब्लड प्रेशर को मापने वाला जो उपकरण होता है जिसे स्पेग्मोमेनोमीटर कहता है, उसके बारे में पूछा गया है कि एक पारंपरिक रक्तचाप मापने वाला उपकरण कौन सा है। स्पेग्मोमेनोमीटर है, जिससे चिकित्सक को, यानी कि जो डॉक्टर होता है उसको पारे की जो कॉलम होती है उसमें उतार चढ़ाव नजर आता है। सामने जो मशीन लगी हुई होती है उसमें जो पारा होता है, मैंने आपको समझाया भी है, उसमें ऊपर, कहने का मतलब उतार चढ़ाव नजर आता है, कभी वो चढ़ा हुआ दिखाई देता है, कभी नीचे उतरता हुआ दिखाई देता है। तो कह रहा है कि हस्तचालित जो वायु पंप होता है, हाथ से चलाने वाला जो वायु पंप होता है वो किससे जुड़ा रहता है। आपके ऑप्शंस है, ऑप्शन नंबर ए समदाब से, ऑप्शन नंबर बी ट्रांसड्यूसर से, ऑप्शन नंबर सी है मैनोमीटर से, ऑप्शन नंबर डी है मरकरी कॉलम से। और ये क्वेश्चन आपसे आरआरबी एसएससी में पूछा गया है 21/12/2014 को। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी मरकरी कॉलम से, मरकरी कॉलम से। तो बोलो भैया, क्या आज का कॉन्सेप्ट और आज के क्वेश्चन आपको समझ में आए क्या। अगर समझ में आए ना भैया, और अगर वीडियो पसंद आई है ना तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, छोटे भाई के लिए एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिए, चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना, ताकि आपके पास हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम पहुंच सके।
गाइज इस बैच का नाम है जन शताब्दी एक्सप्रेस बैच। इस बैच में मैं आपको रेलवे की जो एक एग्जाम है जैसे कि ग्रुप डी, एनटीपीसी, एलपी टेक्नीशियन, आरआरबी, आरपीएफ या एसएससी, इन सभी एग्जामों के मैं आपको प्रीवियस रिक्वेशन करवा रहा हूँ, क्योंकि फिलहाल अभी रेलवे में बहुत सारी वैकेंसी आई हुई है। बहुत सारी तो नहीं कह सकता, लेकिन हाँ वैकेंसी आई हुई है जिसमें लाखों स्टूडेंटों ने अपने फॉर्म लगाए हैं। तो भैया उन सभी के लिए मैं आपको बायोलॉजी पढ़ाता हूँ। तो बायोलॉजी के मैं आपको प्रीवियस क्वेश्चन करवा रहा हूँ, जो आपसे पिछले एग्जामों में पूछे गए क्वेश्चन है वो सभी क्वेश्चन करवा रहा हूँ। जैसे कि रेलवे ग्रुप डी में, एनटीपीसी में, एलपी टेक्नीशियन, जेई में, एसएससी वगैरह में जो क्वेश्चन पूछे गए वो क्वेश्चन मैं आपको करवा रहा हूँ। मैंने चैप्टर भी पढ़ा रखे हैं बायोलॉजी के, बहुत सारे चैप्टर। अगर आपने नहीं पढ़े हैं तो चैनल पर जाकर पढ़ लीजिए। और इस बैच में मैं आपको सभी चैप्टर के चैप्टर वाइज प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करवा रहा हूँ। जैसे कि सबसे पहले मैंने ह्यूमन डिसीज, मानव रोग वाले चैप्टर के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करवाए, फिर उसके बाद में विटामिन वाले चैप्टर के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन किए। उसके बाद में जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, जो पाचन तंत्र है, उसके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन किए। उसके बाद में एंडोक्राइन सिस्टम यानी कि अंतःस्रावी तंत्र वाले चैप्टर के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन किए। और अब हम भैया ये ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन कर रहे हैं। इसके 17 क्वेश्चन है। आज की क्लास जैसे आपने देखी है वैसे ही वो सारी की सारी ही क्लास है, बहुत अच्छे तरीके से, बहुत अच्छे कंटेंट के साथ में मैंने वो चीज़ें आपको उपलब्ध कराई है। बहुत मेहनत की है, एक एक चीज़ को बड़ी बारीकी से समझाया है। हर क्वेश्चन को मैंने कॉन्सेप्ट के साथ में करवाया है। इसलिए भैया अगर आपने वो क्लासें नहीं देखी है तो जाकर देख लीजिए। यकीन दिलाता हूँ अगर आपने वो सारे चैप्टर पढ़ लिए तो गारंटी है आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। अच्छे से नोट्स बना लेना, क्योंकि जिस तरीके से मैंने आपको पढ़ाया उसमें बहुत मेहनत लगी है और बहुत अच्छा कंटेंट है यार। आपके एग्जाम के अनुसार ही मैं चला। एक महत्वपूर्ण सूचना और है आपके लिए, मैं हर रोज कम्युनिटी पोस्ट में बायोलॉजी के बेहतरीन क्वेश्चन डालता हूँ। सुबह 6 बजे और शाम 6 बजे रोज क्वेश्चन डालता हूँ। सुबह 6 बजे बायोलॉजी के क्वेश्चन डालता हूँ, शाम 6 बजे फिजिक्स के क्वेश्चन डालता हूँ। अगर आप उन क्वेश्चनों का आंसर नहीं देते हैं तो दीजिए भैया, क्योंकि 1000, 2000, 3000, 5000 स्टूडेंट हर रोज उन क्वेश्चनों का आंसर देते हैं। ये क्वेश्चन या तो आपसे आपके प्रतियोगी परीक्षाओं में पहले पूछे गए होते हैं या आगे पूछे जाने की संभावना रहती है। अगर आप हर रोज इन क्वेश्चनों का आंसर देते हो तो बायोलॉजी के बेहतरीन और अच्छे क्वेश्चनों पर आपकी पकड़ बनी रहेगी। जिससे होगा क्या, जैसे ही आप एग्जाम हॉल में प्रवेश करेंगे, एग्जाम में आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे तो तुरंत आप उन क्वेश्चनों का आंसर कर सकते हो। बहुत अच्छे बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, तो दीजिए भैया, क्योंकि वो 5000 लोग पागल तो नहीं है, वो भी तो देते हैं उन क्वेश्चनों का आंसर, तो आप भी दीजिए। ओके, फिर भैया मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, राम राम। कर लो चैनल को सब्सक्राइब। बाय बाय।